इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 में तो रेजोनेंस जो है वो डेंजरस कहाँ होगी, एरोप्लेन विंग्स में। अगर उनमें रेजोनेंस है वो अगर अकर कर जाती है तो एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होने की वजह से क्या होगा कि ज़ाहिर है हेलीकॉप्टर जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा। एरोप्लेन के विंग्स जो है अगर उनमें रेजोनेंस हो जाए तो वो अनबैलेंस होने की वजह से क्रैश कर सकता है। तो आंसर इसमें जो है वो कौन सा है, चार्ली इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, आई होप सो कि इसके जो न्यूमेरिकल हैं उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने बड़ी डिटेल के साथ ये फॉर्मूले सारे आपसे शेयर किए थे। देखो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है जैसे उसमें कहा है a particle is executing simple harmonic motion, amplitude a है और has maximum velocity v नॉट, the speed at a displacement a by 2 के ऊपर। ये जो फॉर्मूला है इसको हम कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम स्पीड। तो v इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। आपको उसने एम्पलीट्यूड कितना बताया, एक्स नॉट डिवाइडेड बाय 2 यानी हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो यहाँ वैल्यू पुट करें, एक्स नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 3/4 आ जाएगा। तो ज़ाहिर है 3 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3/2 ऑफ द वी नॉट यहाँ क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो आंसर अल्फा होना चाहिए √3/2 वी नॉट। सो आंसर इज अल्फा। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना था, v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसकी बात करें, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी होता है ये। और इफ इट इज रिटन x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, देन द फेज डिफरेंस कितना होता है। आपको याद होगा हम साइन ओमेगा टी को कॉस ओमेगा टी कब लिखते थे, जब फेज एंगल जो है वो कितना होता था 90। तो अगर इनिशियल फेज 90 आ जाए तो फिर साइन जो है वो क्या बन जाता होता था, कॉज। आगे जाके इससे रिलेटेड और भी मल्टीपल चॉइस है, उसको उसमें भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसका आंसर क्या बनना था, बीटा। ये जो 4 है ये मैंने इंटेंशनली यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन बनाया हुआ था ताकि आपको लहदा से इसका सेपरेट सेपरेट भी पता हो। ये जो है वो पैराबोलिक टाइप जो ग्राफ है पैराबोला, ये काइनेटिक एनर्जी का होता है, ये वाला जो है, ठीक है। ये जो उल्टा ग्राफ है इस तरह का, उल्टा पैराबोला, ये हाइपरबोला कहलाता है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होता है। और ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये टोटल एनर्जी का कर्व होता है। तो इसमें उसने पूछा किसका था, काइनेटिक एनर्जी का। इसका मतलब है आंसर आपका क्या होना चाहिए, अल्फा। अगर वो पोटेंशियल एनर्जी पूछता फिर आंसर कौन सा होता, बीटा। अगर टोटल एनर्जी पूछता आंसर क्या होता, चार्ली। तो इसमें आंसर आपका अल्फा बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आई होप सो ये सबका ठीक होगा, जो कि मैंने लेक्चर में भी करवाया था। सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए लिफ्ट, और अगर लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड आ रही हो तो फॉर्मूला हम यूज करते थे T इज इक्वल टू 2π√L/g माइनस ए। फ्री फॉल में एक्सेलेरेशन जो है वो g के इक्वल होगा, तो g माइनस जी क्या हो जाएगा, 0। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो यहाँ आंसर आपका आना था इनफाइनाइट, यानी अल्फा आंसर। और अगर फ्रीक्वेंसी पूछी होती आंसर क्या होता, 0। यहाँ उसने टाइम पीरियड पूछा है इसलिए आप इनफाइनाइट आंसर देंगे। अगर फ्रीक्वेंसी पूछता तो आंसर क्या होता, 0। 0 का फ्रीक्वेंसी 0 होने का मतलब क्या, इट विल नॉट वाइब्रेट। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है आपके बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होना चाहिए, दैट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ये हमने लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है। सो आंसर इज स्ट्रेट लाइन। ये कर्व भी आपको लेक्चर में बताया था, इसको आपने फिर से रिवाइज कर लेना है। आंसर इज अल्फा। जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा कि ये जो इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, यानी डिस्प्लेसमेंट में कॉस का फॉर्मूला जो है वो कब एप्लीकेबल होता है, जब इनिशियल फेज कितना हो, 90। हमने कहा था कि अगर बॉडी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करे तो उस वक्त उसका इनिशियल फेज 90 होता है। एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इनिशियल फेज था, यहाँ आप 90 पुट करें तो साइन थीटा प्लस 90 जो है वो चूंकि कॉस थीटा होता है, इस वजह से एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। तो एक्स जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है उसमें कॉज वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब बॉडी जो है अपनी मोशन कहाँ से स्टार्ट करे, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करे, तब ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है। क्वेश्चन 8 जी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम क्या होती है, 0.5 सेकंड हर्ट्ज होती है। ये सिंपल है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। टाइम पीरियड जिसका 2 सेकंड हो उसको सेकंड पेंडुलम कहते हैं। फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज होनी चाहिए और लेंथ 0.99 सेंटीमीटर या अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 9 भी सिंपल है, जहां भी डैम्पिंग आ जाए, जहां भी डैम्पिंग आ जाए उसका जो रिलेशन है वो किसके साथ होता है, फ्रिक्शनल फोर्स के साथ होता है। इसलिए आंसर कौन सा बनेगा, चार्ली।
क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इजी है। जिन लोगों ने आंसर चार्ली दिया है उनको 11 तोपों की मेरी तरफ से सलामी। चूंकि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी होता है, तो सिंपल पेंडुलम वाला टाइम पीरियड मैथ्स पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन चूंकि ये मैथ्स अटैच टू स्प्रिंग है तो ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, इसका डिपेंड करता है। तो इसका फॉर्मूला होता था टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। तो अगर मैथ्स 4 टाइम्स होगा तो जाहिर है टाइम पीरियड जो है उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के नीचे स्क्वायर रूट 4 जो है वो 2 आएगा, इसका मतलब है इसका टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, रेजोनेंस कर्व इज फेयरली फ्लैट फॉर, तो हेविली डैम सिस्टम के लिए हेविली डैम सिस्टम है फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व जो है, इसमें मैंने आपको बताया भी था कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डैम्पिंग होता है, लेक्चर में याद कीजिएगा। तो जितनी डैम्पिंग ज्यादा होगी उतना एम्पलीट्यूड कम आएगा और वो फ्लैट कर्व बनेगा, इसलिए आंसर इसका अल्फा है, ये सिंपल है। 12 वाला क्वेश्चन भी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था और इसको डिटेल से हमने डिस्कस किया हुआ है। कहता है जी वो पॉइंट बताएं जहां हाफ काइनेटिक एनर्जी और हाफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये वो पॉइंट होगा जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस। तो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब देखो 1/2 के से क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसल आउट। अब ये जो एक्स नॉट स्क्वायर है इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई होकर एक्स नॉट स्क्वायर आ जाएगा और एक्स नॉट स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ये माइनस है उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। आपने एक्चुअली एक्स फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स नॉट स्क्वायर ओवर 2 जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये वो पॉइंट है जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल होती हैं, यानी टोटल का हाफ काइनेटिक एनर्जी होती है और टोटल का हाफ जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। 13 जो है जी, इसमें इफ अ पार्टिकल इज रोटेटिंग यूनिफॉर्मली along a circular path, इट्स इमेज जो है ये सिंपल है, ये जो लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था। अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे ऊपर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन है यानी उसकी जो इमेज है या प्रोजेक्शन है दैट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका आंसर कौन सा है, चार्ली। क्वेश्चन 14 जी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए आपने इसकी इक्वेशन को कंपेयर करना है ओरिजिनल इक्वेशन के साथ। तो ओरिजिनल इक्वेशन इज x इज इक्वल टू x नॉट साइन ऑफ 2 पाई ओवर t इनटू t और गिवन इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0.0001 साइन 100 पाई t। अच्छा आप जरा देखो, अगर एम्पलीट्यूड पूछा होता तो 0.01 आंसर होता, अब उसने फ्रीक्वेंसी पूछी है तो 2 पाई ओवर टाइम पीरियड सॉरी पूछा है, तो 2 पाई ओवर टी जो है 100 पाई के इक्वल होगा। पाई पाई से क्या हो गया, कैंसिल आउट। यहाँ से टाइम जो है वो आ जाएगा 2 ओवर 100 और 2 ओवर 100 कितना होता है 0.02 सेकंड्स। जिन स्टूडेंट्स का ये वाला क्वेश्चन ठीक है उनके लिए वेल डन, बिकॉज ये कंपैरिजन से आंसर कैलकुलेट करना था। हमारी बुक का जो चैप्टर नंबर 7 का लास्ट न्यूमेरिकल है वो भी इसी तरह का है, तो उसमें आपने फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड कैलकुलेट किए हुए हैं। 15 सिंपल है जी, इंफॉर्मेशन बेस है। यूनिट 1 में भी आपको बताया था कि सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट हैव द सेम यूनिट। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है और उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, एक्टिंग ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम कहते हैं सरफेस टेंशन, जो हमेशा परपेंडिकुलर टू द जो है वो डायरेक्शन में जो है वो अप्लाई होती है। इसीलिए जो आपके जितने भी सरफेस टेंशन की वजह से जो है आप देखते होंगे कि इंसेक्ट्स जो हैं वो इजीली वाटर की सरफेस के ऊपर मूव कर सकते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। 16 जी, इफ 3 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ईच ऑफ कांस्टेंट के आर हुक टुगेदर। हुक टुगेदर का मतलब है उनको आपने सीरीज में जोड़ा है। अगर सीरीज में जोड़ा है तो सीरीज के लिए फॉर्मूला होता था 1 ओवर के ई इज इक्वल टू 1 ओवर के 1 प्लस 1 बाई के 2 प्लस 1 बाई के 3। तो सबके चूंकि ई इक्वल हैं तो 1 बाई के प्लस 1 बाई के प्लस 1 बाई के आंसर आ जाएगा 3 बाई के। अच्छा कुछ स्टूडेंट का आंसर यही खत्म हो जाता है, आंसर खत्म नहीं हुआ। देखो आपके पास है 1 ओवर के ई, 1 ओवर के ई इज इक्वल टू जो है वो 3 बाई के आया है, तो अब आपने रेसिप्रोकल भी लेना पड़ेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपको के ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आंसर जो है वो यहाँ से के बाय 3 बनेगा, के बाय 3 सॉरी, इसमें आंसर जो आपका के बाई 3 बनेगा जब आप इसको रेसिप्रोकल लेंगे। तो आंसर इज के बाई 3 यानी डेल्टा आंसर है अगर आप सीरीज में इसको लगाते हैं। अगर पैरेलल में लगाते हैं तो फिर सिंपल आपने सम कर देना था, के प्लस के प्लस के, फिर आंसर आपका 3 के होता।
17 ये भी सिंपल है, आप सबको पता है डिस्टेंस कवर्ड इन वन वाइब्रेशन ड्यूरिंग वन कंप्लीट वाइब्रेशन कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड वन वाइब्रेशन की बात करें तो आप जरा गौर करें कि इसकी मोशन पे पेंडुलम की एक पूरी वाइब्रेशन में कितने टाइम्स एम्पलीट्यूड होगा, डिस्टेंस होगा 4 टाइम्स ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। यहाँ मैंने आपको खास पॉइंट भी बताया हुआ लेक्चर में, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आंसर मस्ट बी जीरो, क्योंकि बॉडी ने जहां से स्टार्ट करना है वहीं वापस आना है, तो इस वजह से उसका आंसर जो है वो डिस्प्लेसमेंट पूछे तो जीरो, डिस्टेंस पूछे तो 4 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट जी 18 में डायरेक्शन ऑफ वेट ऑफ द बॉब पेंडुलम की हमेशा डाउनवर्ड रहती है, किसी भी पोजीशन पर ये मूव कर जाए जो वेट है mg वो उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड ही रहती है, वो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है ऑलवेज वर्टिकली क्या रहेगी, डाउनवर्ड। आंसर इज डेल्टा। 19 जो है एट विच प्लेस सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट स्लोएस्ट। अच्छा स्लो और फास्ट का जो तल्लक है ना वो फ्रीक्वेंसी के साथ है। आप जब भी स्लो या फास्ट पूछे आपने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखना है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/2π√g/L। मरी, कराची और माउंट एवरेस्ट को देखें तो सबसे हाइट पे क्या है माउंट एवरेस्ट, वहां वैल्यू ऑफ जी सबसे कम होगी, तो जहां वैल्यू ऑफ जी सबसे कम होगी वहां फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम होगी, वहां जो है वो पेंडुलम क्या करेगा, स्लो मूव करेगा। सो जिस जहां पर जितनी वैल्यू ऑफ जी जो है वो कम होती है वहां पर जो है वो टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा होता है, और फ्रीक्वेंसी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब वो स्लो होता है। तो जब भी स्लो और फास्ट का पूछे आपने फ्रीक्वेंसी दे देखना है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो फास्ट मूव करेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी वो स्लो मूव करेगा। 20 जी फॉर ए सिंपल पेंडुलम द ग्राफ बिटवीन एल एंड टी स्क्वायर जो है वो क्या है, एल एंड टी विल बी, ये जो है अभी यहाँ पर जो है वो आपका आंसर आता है जी अ कर्व्ड लाइन। अच्छा यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट चीज है कर्व्ड लाइन जो है वो क्यों आता है यहाँ पे आंसर आई थिंक इसका आगे कहीं पे, चलें इसको मैं रफली बता देता हूँ, सोल्यूशन नहीं यहाँ पे बताया हुआ। हाँ इसका कर्व लाइन इसलिए आता है, देखो हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला t इज इक्वल टू 2π√L/g। अब दोनों तरफ जब स्क्वायर लेंगे तो टाइम जो आपके पास लेंथ और टाइम के दरमियान रिलेशन बनेगा वो लेंथ और टी स्क्वायर के दरमियान बनेगा, वो एल और जो है वो टाइम पीरियड एंड स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ का अगर लें तो वो स्ट्रेट लाइन आता है। अगर कर्व आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा पार्ट 2 में भी, और जब आप जो है वो ग्राफ ड्रॉ करते थे टाइम पीरियड और स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के दरमियान फिर स्ट्रेट लाइन आती थी, लेकिन अगर आप ड्रॉ करेंगे टाइम पीरियड और लेंथ के दरमियान तो जाहिर है टाइम लेंथ के ऊपर स्क्वायर रूट भी आएगा, या आप कहेंगे लेंथ और टाइम स्क्वायर जो है, तो उसका आंसर जो है वो आपके पास जो है वो क्या आता है, फिर कर्व्ड लाइन की फॉर्म में आता है, कर्व बनता है। इसका मैं जो सोल्यूशन है वो आपको सेंड भी कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में एक दफा जो है ना आफ्टर दिस डिस्कशन। फॉर ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग अ साइकिल। हाँ जी 4 टाइम्स। देखें ये दो ऐसे पॉइंट हैं, ये वाला और ये वाला पॉइंट, जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या होती है, इक्वल। एक ये वाला पॉइंट जो है और एक ये वाला पॉइंट, जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या होनी है, इक्वल। लेकिन प्रॉब्लम ये है इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट ने कितनी दफा पास करना है, 2 टाइम्स पास करना है। देखे ना वन कंप्लीट वाइब्रेशन में यहां से इसने जाना है, एक दफा यहाँ से पास हुआ, फिर दूसरे पॉइंट पे गया दो, तो यहाँ से एक दफा पास हुआ, अब इसे वापस भी आना है, वापस आते हुए भी इन दोनों पॉइंट्स में से पास करना है। इसका मतलब ये हुआ एक पॉइंट से वन वाइब्रेशन में उसने जो है वो 2 दफा क्रॉस करना है। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूरी वन वाइब्रेशन में कितनी दफा इक्वल होगी, 4 टाइम्स आपस में इक्वल होगी। 22 जी टनल की बात करें डायमेट्रिकली, ये भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था लेक्चर में बताया था कि अगर हम अर्थ के थ्रू एक टनल बना दें, उसमें कोई ऑब्जेक्ट अगर फेंकें तो डेट विल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग अबाउट मीन पोजीशन यानी सेंटर ऑफ अर्थ, और जो उसका टाइम पीरियड है दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 5076 सेकंड होगा, और टाइम पीरियड का फार्मूला 2π√R/g होगा। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट है जी 23, ये एक न्यूमेरिकल था, इसमें f इज इक्वल टू के एक्स आपको हिंट भी दिया हुआ है, k की वैल्यू दी हुई है, मैथ्स दिया हुआ है, आपको कह रहा है जी कैलकुलेट करें। सिर्फ इतनी सी बात थी यहाँ पर कि आपने जो है यहाँ पर करना क्या था कि f को m के इक्वल पुट करना था। सो यहाँ से इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -kx/m, और जस्ट वैल्यूज पुट करें 15 इंटू 0.2 ओवर 0.3, चूंकि 0.3 और 0.2 सेम डेसिमल प्लेस में ये कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है। इसमें सिर्फ दो इंपॉर्टेंट बातें थी, एक तो आपने
जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेंटीमीटर में गिवन है, यानी 20 सेंटीमीटर। इसको आपने मीटर में चेंज करना है, यानी 0.2 आएगा। और दूसरा जो है वो आपने फोर्स की जगह जो है वो क्या लिखना है, ma। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे, इजी है जी। इसका आंसर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता था। क्वेश्चन कौन सा है, 23, और आंसर इज डेल्टा। और 24 वाला इसको हमने जो है वो लेक्चर में भी डिस्कस किया था, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। मैं दोबारा से बोल दूं, इसमें पूछा गया है कि आपके पास एक स्फेरिकल हॉलो बॉब थी, उसको वाटर से फिल किया गया और उस होल को प्लग कर दिया गया बॉटम से। अच्छा, अब देखो कि जो टाइम पीरियड है वो दो चीजों पे डिपेंड नहीं कर रहा, एक मैस ऑफ द बॉब और दूसरा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता, मैस ऑफ द बॉब पे भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये सेंटर ऑफ मैस पे डिपेंड करता है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम सेंटर ऑफ मैस पे डिपेंड करता है। अब इसीलिए आप जो लेंथ है हमेशा सेंटर से नोट करते होते थे, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो आपकी जो टोटल लेंथ है वो इस थ्रेड की यहाँ से लेकर कहाँ तक होगी, सेंटर तक, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट तक होगी। तो इसका मतलब है ये जो टोटल लेंथ है वो यहाँ तक आपकी बननी है, ये वाली। ठीक हो गया। अब ये लेंथ है। अब जरा गौर करें कि अगर जो है वो ये वाटर नीचे लीक आउट होना शुरू होता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट नीचे जाना शुरू हो जाएगा। अब जो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, लेंथ भी साथ साथ बढ़ती जाएगी। जो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट होगा, लेंथ साथ साथ बढ़ती जाएगी। लेंथ बढ़ रही है तो लेंथ अगर बढ़ती जाएगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीज, पहले इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा, टाइम पीरियड विल इंक्रीज। अब क्या होगा कि जो ही जो है वो नीचे जा रहा है, वो वाटर लीक करता जा रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट होता जा रहा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये जो है वो अब नीचे शिफ्ट होते होते बिल्कुल जो है वो वाटर नीचे सारा का सारा ड्रेन कर जाएगा। जब सारा वाटर नीचे निकल जाएगा तो दोबारा से सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोबारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, दोबारा जब वो खाली हो जाएगी ज़ारा हॉलो स्फीयर है, जब वो खाली हो जाएगा तो दोबारा से सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे आ जाएगा। इसका मतलब है पहले लेंथ बढ़ती जा रही थी, पहले लेंथ बढ़ी, उसके बाद जो है वो लेंथ जो है वो क्या हो जानी है, लेंथ डिक्रीज हो जानी है। सो इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो इसमें हम आंसर करेंगे कि जो लेंथ है वो पहले जो है वो जो कि लेंथ बढ़ती जा रही थी, इसलिए टाइम पीरियड पहले इंक्रीज करेगा और देन डिक्रीज करते करते टू द ओरिजिनल वैल्यू वापस आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इसका आंसर जो है आपका बनना है टाइम पीरियड फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, बिकॉज टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। 25 में जी ये सिंपल है, इसको फेज एंगल कहते हैं। क्वांटिटी स्पेसिफाइड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन फेज एंगल होता है। डैम्पिंग डिपेंड्स ऑन, डैम्पिंग एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि एम्पलीट्यूड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डैम्पिंग। सो एम्पलीट्यूड जो है जिसको हम ए कहते हैं, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो है वो क्या होता है, डैम्पिंग। तो जितनी डैम्पिंग जो है वो ज्यादा होगी उतना एम्पलीट्यूड कम होगा। अगर डैम्पिंग जितनी ज्यादा है उतना एम्पलीट्यूड ट्यूड जो है उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हम पहले और डिटेल से लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है जी 27। इसमें भी फॉर्मूला यूज होना बड़ा सिंपल है जी। मैस गिवन है 40, एक्स जो है वो 1.6 मीटर है, मीटर में ही है तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ भी फोर्स की जगह एम जी लिखेंगे, के इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई एक्स, क्योंकि ये वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें जो है वो हम कहेंगे के इज इक्वल टू एम जी ओवर एक्स। एम की वैल्यू 40, जी की वैल्यू 10 पुट करूंगा, एक्स जो है 1.6। ये पॉइंट जो है 6, अगर पॉइंट को रिमूव करूंगा 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 400 ओवर 40, 4 से डिवाइड करें, ऊपर 400 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये 25 आ गया, 25 इंटू 10 250। अच्छा, ये जो हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम है इसका यूनिट हम कहते थे न्यूटन पर मीटर। तो अगर हम इसको न्यूटन की वैल्यू पुट कर दें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, किलोग्राम सेकंड स्क्वायर भी होती है। तो ये यूनिट सही लिखे हुए हैं, ये मिस्टेक नहीं है। तो जो अगर मैं यहाँ जी की वैल्यू 9.8 रखूँ ना, फिर इसका आंसर एग्जैक्ट 245 आ जाएगा। तो मुझे आंसर गैस ही करना है ना, तो मैं क्यों 9.8 रख के अपना टाइम वेस्ट करूंगा और उसको कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करूं, इसलिए मैंने 10 रख के उसका अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लिया 250। आंसर इज बीटा 250 किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखना है कि ये जो हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम है इसका जो यूनिट है वैसे तो न्यूटन पर मीटर हम कहते हैं, लेकिन बेस यूनिट में ये किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। 28 जी, if the magnitude of displacement is numerical equal to that of acceleration, very important question, past पेपर में बहुत दफा रिपीट हुआ है। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू एक्स ओमेगा स्क्वायर होता है। अगर ये इक्वल है तो कैंसिल आउट कर दें, इधर 1 आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, या ओमेगा होता है 2 पाई/t स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। आपके पास रह गया 2 पाई/t इज इक्वल टू 1, यहाँ से t इज इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई सेकेंड्स। तो जब एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट न्यूमेरिकली इक्वल हो तो टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई सेकेंड। आंसर इज चार्ली। 29 जी। अब 29 में कहता है कि एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम है और स्प्रिंग है उसको हमने दो पार्ट्स में कट कर दिया। जब आप किसी भी स्प्रिंग को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करोगे तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतने टाइम बढ़ जाता है, और ये लेक्चर में आपको बताया भी था 2k और 2k हो जाएगा। अब यहाँ से जो है फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई/√k/m। अच्छा, अब न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1/2 पाई k की जगह 2k आ जाएगा, क्योंकि उसने एक पार्ट का पूछी है फ्रीक्वेंसी, तो ये 2k हो गया। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, √2 कॉमन आएगा, √2 को कॉमन ले लें इनटू 1/2 पाई/√k/m। ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। इस क्वेश्चन में उसने ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट किया हुआ है, अल्फा से, तो हम यहाँ अल्फा पुट कर देंगे इसकी जगह, तो आपके पास आंसर आया √2 टाइम्स ऑफ अल्फा, यानी आपका आंसर ए बनेगा, अल्फा आंसर है। 30 जी। ये वाला क्वेश्चन हम नंबर ऑफ टाइम ऊपर भी एक दफा सॉल्व किया है, लेक्चर में भी सॉल्व किया था 2 दफा, आपने प्रैक्टिस बुक्स में भी था वहां भी सॉल्व किया होगा। काइनेटिक एनर्जी कहता है व्हाट डिस्प्लेसमेंट जो है व्हेन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज k/2। k/2 का मतलब टोटल एनर्जी का हाफ कब होगा। टोटल एनर्जी का हाफ किस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होती है, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल होती है। जैसे मैंने लेक्चर में बताया था कि ये तीनों क्वेश्चन सेम ही है। तो आपसे पूछा जाए फॉर व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। जैसे यहाँ पूछा उसने काइनेटिक एनर्जी अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ किस डिस्प्लेसमेंट होगी, इसका ये मतलब है। तो यही क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। तो इसमें जो है वो उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस और पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस को इक्वेट करें, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया 1/2 से कैंसिल और सॉल्व करें, आपका आंसर x इज इक्वल टू x0/√2 आएगा। अब चूंकि यहाँ एम्पलीट्यूड x0 को उसने a कहा हुआ है, इसलिए आंसर आपका अल्फा बन जाएगा। नेक्स्ट है जी 31। स्प्रिंग कांस्टेंट k है, कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जितने टाइम्स कट करेंगे उतने टाइम्स जो है वो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। देन कहता है जी इसको हमने 2 पार्ट्स में जो है वो कहता है 4 इक्वल पार्ट्स एंड देन 2 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, अगर आप किसी स्प्रिंग को 4 इक्वल पार्ट्स में कट करोगे, हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा 4k। उनमें से अगर दो जोड़े हैं तो 4k प्लस 4k पैरेलल में ऐड करते हो ना, तो वो 8k हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या आना है, चार्ली। पहले आपने एक स्प्रिंग को 4 हिस्सों में काटा, हर एक का जो है वो जो टाइम पीरियड है वो सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी 4k हो जाएगा। अगर उनमें से दो पार्ट को आप कनेक्ट कर रहे हो पैरेलल में तो उनके स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड होंगे ना, तो 4k प्लस 4k क्या हो जाएगा 8k। 32 the displacement of the particle executing simple harmonic motion is given by x is equal to 20। ये भी वही क्वेश्चन है जैसे मैं पहले कहा, कंपेयर करना आपने। ओरिजिनल इक्वेशन इज x is equal to x naught sin of 2 pi ft और गिवन इज 20 sin 100 pi t। अब देखो 100 pi और 2 pi f को इक्वेट कर दें और पाई पाई से कैंसिल हो गया, यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, आपके पास 100 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, नम्स में बहुत दफा ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, सो इसको एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा। ये जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चंस कंपेयर करते हैं, ये बहुत ज्यादा दफा जो है पास पेपर में पूछे गए हैं। 33 बहुत सिंपल है, जिसके ऊपर स्क्वायर आए ना जी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा कॉज वाला हो सकता है, फॉर्मूला साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉज ओमेगा टी हो सकता है। दो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम ऐड भी कर सकते हैं, साइन 2 थीटा वाली भी हो सकती है, ज़ाहिर है एंगल फेज एंगल को हम वेरी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्क्वायर वाला फार्मूला जो है वो नहीं हो सकता, चाहे वो एक्सेलेरेशन से रिलेटेड हो, वेलोसिटी से रिलेटेड हो, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हो, वो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्वेश्चन 34 थोड़ा गौर से सुनने वाला है। कहता है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एम्पलीट्यूड ए टाइम पीरियड टी, द टाइम रिक्वायर्ड बाय टू ट्रेवल फ्रॉम एम्पलीट्यूड टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। अच्छा, अब मैंने ये क्वेश्चन आपको लेक्चर में सॉल्व करवाया था जिसमें हमने फाइंड किया था कि मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड जाने का टाइम कितना होगा। मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड जाने का टाइम कितना होगा। वो जो पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से जो है वो इसमें उसने पूछा ये है कि ये जो है ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना है, वो ये इस वाले पार्ट का पूछ रहा है।
यानी कि हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड से एम्पलीट्यूड जाने का तक का जो टाइम है वो कितना होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है अगर हमें इन इस वाले पॉइंट को बताना है, यानी हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड से यहाँ तक जाने का टाइम जो है वो कितना है, पहले हमने ये फाइंड किया हुआ है। ठीक है, और वही इसका सोल्यूशन भी ऐसे ही आना है। जरा गौर करते हैं आपने कैसे इसको कैलकुलेट करना है। देखो, अगर मीन से हम हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाते हैं तो आप कहते थे एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इनटू टी, एक्स की वैल्यू एक्स नॉट ओवर 2 पुट करते थे, एक्स नॉट से कैंसिल आउट, यहाँ से साइन इधर आके इनवर्स होता था, साइन इनवर्स 1/2 जो है वो पाई बाई 6 होता है। ये मैं सारी चीजें पहले आपको करवा चुका हूँ। पाई पाई से कैंसिल आउट, टाइम आया t/12 सेकंड्स, यानी कि मीन पोजीशन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाने का टाइम जो है वो कितना आया, t/12 सेकंड। अच्छा मुझे ये बताओ कि मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड तक जो जाने का टाइम है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने का टाइम कितना होता था, वो होता था t/4। ठीक है जी, वो आपके पास था t/4, यानी कि अगर जो है वो आप देखें कि मीन पोजीशन से आपने यहाँ पर आना है तो वो t/4 होगा। अगर मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड तक आना है तो आप t/4 होता था टाइम। अब हमें ये मिड वाला टाइम निकालना है, तो बड़ा इजी है जी। आप क्या करें, टोटल टाइम यानी कि मीन पोजीशन से टोटल जाने का टाइम कितना था एक्सट्रीम तक, t/4, उसमें से ये t/12 माइनस कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा, t/6। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो t/6 है। फिर से सुन लें, हमें ये वाला टाइम पहले ऑलरेडी पता है क्योंकि ये t/12 आता है, आपने कैलकुलेट भी किया हुआ है। ठीक है, हमें ये वाला टाइम बताना है कि हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड से एम्पलीट्यूड जाने का टाइम कितना होगा। मीन पे चूंकि स्पीड ज्यादा होती है, तो वो तेजी से पेंडल जो है वो बॉडी मूव करती है, लेकिन जो ही एक्सट्रीम की तरफ जाती है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, इस वजह से वो स्लो मूव करती है। यही वजह है कि पहले हाफ में हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड में टाइम आया t/12 सेकंड, लेकिन अगले हाफ में आंसर आपका आया t/6 सेकंड, यानी कि टाइम पीरियड बढ़ गया है। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना था कि पहले आपने इस हाफ का टाइम पीरियड निकालना है, फिर टोटल टाइम से यानी t/4 से आपने t/12 को माइनस करना था, आपका आंसर t/6 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है जी आपके पास, ये इजी है जी। टू स्प्रिंग्स हैं कांस्टेंट k1, ये असल में कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिन स्टूडेंट्स की कॉमन सेंस काम करती है वो इजीली इसको सॉल्व कर लिया होगा। क्योंकि मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है x0 ओमेगा, तो उसने कहा है दोनों की मैक्सिमम स्पीड सेम है, मैस भी सेम है, तो v नॉट इज इक्वल टू a1 ओमेगा 1 यानी एम्पलीट्यूड 1 ओमेगा 1, v नॉट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड 2 ओमेगा 2। लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम कर दें, a1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू a2 ओमेगा 2। एम्पलीट्यूड्स की रेशियो लेनी थी तो a1 ओवर a2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 ओवर ओमेगा 1, जो ओमेगा होता है अंडर रूट k ओवर m, तो पुट कर दें, ऊपर आ जाएगा k2 ओवर m, नीचे k1 ओवर m, क्योंकि मैस उसने सेम दिए हुए हैं। तो यहाँ कहा हुआ मैसेज भी इक्वल है, कई दफा मैसेज की रेशियो भी दे सकता है, तो यहाँ पर जो है मैस इक्वल है तो इसलिए मैस मैस से क्या हो गया, कैंसिल आउट, आपका आंसर स्क्वायर रूट k2 ओवर k1 आ गया। तो यहाँ आंसर k2 ओवर k1, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 ही होता है ना जी, तो आंसर आपका डेल्टा बन जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए था, v नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, और ओमेगा होता है अंडर रूट k ओवर m। 36 भी सिंपल है जी, पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है x नॉट ओमेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है x नॉट ओमेगा स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करें v नॉट ओवर a नॉट, आपके पास x नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक ओमेगा से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 ओवर ओमेगा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर बीटा है। 37 में कर्व बताना है, ये तो पता है जी, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है वो क्या बनता होता है, स्ट्रेट लाइन बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें कर्व ए नहीं है आंसर, इसमें आपका आंसर बी बनेगा, क्योंकि नेगेटिव स्लोप के साथ होना है। ए इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स क्या होती है, मीन पोजीशन, इस वजह से इसमें आंसर जो आपका कौन सा बनना है, बीटा। तो ये वाला आंसर बनेगा आपका, बीटा आंसर होगा नेगेटिव स्लोप वाला। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, यानी कि इसका जो कर्व है वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। अल्फा आंसर नहीं है, बीटा आंसर है सर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है इसमें जी क्वेश्चन नंबर 38, ये भी सिंपल है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ मैसनिंग सिस्टम बतानी थी, v नॉट इज x नॉट ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा की जगह अंडर रूट k ओवर m आ गया, जैसे अभी ऊपर मैंने बताया, अल्फा आंसर है। 39 में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी के हमने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किया, ये अल्फा आंसर है। और 40 में सिंपल हार्मोनिक मोशन, कौन सी ट्रू है बात, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती,
काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं रहती, वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती है, बट टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। आंसर कौन सा है? चार्ली।